प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपके कन्वर्जेंस थ्योरी के ऊपर, जिसके हमारे ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसके अंदर बच्चों अभी तक हमने भाई सीक्वेंस क्या होता है, कितने टाइप होते हैं उसके, बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस एंड लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस अर्थात अनुक्रम की सीमा। अनुक्रम की सीमा क्या होगी, इससे रिलेटेड जो जानकारी है और जो इससे रिलेटेड थ्योरम है वो बच्चों अब हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं कोई वास्तविक संख्या L। कोई वास्तविक संख्या L किसी अनुक्रम की सीमा कहलाती है यदि कोई वास्तविक संख्या L किसी अनुक्रम की सीमा कहलाती है यदि कोई प्राकृत संख्या n नोट या m भी लिख सकते हो इस प्रकार विद्यमान हो कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट, कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट यदि मैं ऐसा लिख पाऊं इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। अब बच्चों देखो पहले एक बार रिपीट कर देता हूं, इसको आराम से समझिए बच्चों। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ही चीज कही है कि यदि आपको सारा जो बेसिक फंडा है वो क्लियर हो जाता है तो एक चीज आप बच्चों मान के चलिए, अनुक्रम की जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड चाहे कोई थ्योरम हो चाहे कोई डेफिनेशन हो, एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि आप बेसिक कंसेप्ट ही सारी चीज़ों को घुमा रहा है। ठीक है, और जितना भी बताया वो एक कंबाइंड ही है, अलग अलग लिखने का प्रोसेस अलग है, लेकिन बेसिकली यदि आप समझोगे तो उनका मतलब एक जैसा ही दिखेगा आपको, चाहे वो बाउंडनेस हो चाहे लिमिट हो चाहे लिमिट पॉइंट हो। तो कहने का अर्थ हुआ कि कोई वास्तविक संख्या L किसी अनुक्रम की सीमा होगी यदि कोई प्राकृत संख्या n नोट इस प्रकार विद्यमान हो कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट, यदि मैं ऐसा लिख पाऊं कि xn माइनस l का जो मॉड्यूलस है वो ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन हो। तो जो इसको एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं, आप इसको समझने की एक बार कोशिश कीजिए, फिर आगे इसके ऊपर चर्चा और रहेगी हमारी। ये y, ये नेगेटिव y, ये आपका x। मान लीजिए भाई xn आपके पास कोई सीक्वेंस है जहाँ पे आप इसका डोमेन आपको पता है बच्चों नेचुरल नंबर होता है, और ये कोई राशि है मेरे पास L। ठीक है, तो इसके ऊपर चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझ लेंगे। अब मान लीजिए आप आराम से समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए जब आपने 1 लिया तो यहाँ पे आया मान, 2 लिया तो यहाँ पे आया, 3 लिया यहाँ पे, 4 यहाँ पे, मतलब अलग अलग जगह मान आ सकता है, या ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाइन से ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए एक फिक्स नंबर, ये आपका n नोट है, ये फिक्स नंबर क्या है बच्चों आपका n नोट है, तो मैं यहाँ से कहने का अर्थ ये हो गया कि इससे पहले चाहे आपके n के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है बच्चों वो अलग अलग आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इस एक मान के बाद जो आपके अनुक्रम के मान है वो कुछ ऐसे दिखने लगे,
देखिए कहने का अर्थ क्या हुआ कि यदि n नोट से पहले जितने भी पद हैं भाई वो l के पास हो ना हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हो सकता है l के पास हो लेकिन हो ना उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि मैं ऐसी कोई नंबर बता सकूं, यदि मैं ऐसा कोई n नोट ऐसी कोई प्राकृत संख्या मैं यदि ढूंढ पाऊं उसके अंदर जिसके बाद की लगभग जितनी भी वैल्यू आएंगी वो मुझे कुछ इस तरीके से l के एकदम पास में दिखाई दे। जैसे ये यदि इनको एक स्ट्रेट लाइन बनाकर मिलाया जाए तो आपको ये लगेगा कि ये तो l ही है, l से ज़्यादा अलग है ही नहीं, यानी लगभग नेग्लेक्टेबल डिस्टेंस होगी इनके बीच। अब आपको कि सर ऊपर नीचे क्यों? क्योंकि बच्चों हमें ये नहीं पता कि वो कम होती हुई आ रही है बढ़ती हुई आ रही है। जैसे सीक्वेंस है 1/n है तो ये कम होता हुआ जाएगा, ओनली n है तो ये बढ़ता हुआ जाएगा, तो अलग अलग टाइप से होगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना है कि हम ये देख रहे हैं कि एक फिक्स टर्म के बाद यदि मैं ऐसी कोई एक नेचुरल नंबर मैं पता कर पाऊँ कैसे ना कैसे, यदि मैं xn माइनस l लेके एप्सिलॉन लेकर चलूँ और उसके संगत में n कोई प्राकृत संख्या ऐसी बता सकूँ, हाँ भी कि मैं ये बोल सकूँ क्लियरली कि इस संख्या के बाद हमारा जो सीक्वेंस होगा वो कुछ ऐसी वैल्यू देगा कि जो एकदम l हो, यानी अप्रोक्सीमेट। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे मोड लगाने का रीजन यही है कि वो ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी आ सकता है। तो l के पास जैसे भी वो आएगा तो उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो, यदि ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो l है वो इस अनुक्रम की सीमा होगा। तो बच्चों बताइए सीमा का मतलब समझ आया या नहीं आया? अनुक्रम की सीमा क्या होगी कि एक फिक्स टर्म के बाद आपको जो सीक्वेंस है वो एक जैसी सी वैल्यू देने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लिखा है ये आपका आपने पढ़ा होगा कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ये क्या होगा भाई 0 ही होगा आपका। ये तो 11th क्लास 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सभी क्लासों में लिमिट का कॉन्सेप्ट तो आपका बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। और बच्चों जो सीक्वेंस है वो लिमिट टाइप के कॉन्सेप्ट पे घूमता है पूरा। यहाँ पे बस लिमिट की वैल्यू निकाली है लेकिन थोड़ी अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये 0 की ओर जाता है, क्लियरली आप जानते हो कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भी मैं n की वैल्यू 1 लाख के बाद 1 लाख यदि मैं इनकी ले लेता हूँ वैल्यू तो ये 0.00001 है। अब इसे मैं वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा, यदि ये अप्रोक्सीमेट 0 है तो आगे वैल्यू बढ़ाते जाओ वो सारी क्या होगी अप्रोक्सीमेट 000, यानी इसका यदि मैं ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा ही नहीं आएगा, यानी ऊपर से ये 1 से करता हुआ धीरे 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 एकदम इसके पास आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ भी इस नंबर के बाद आपको जो इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस है वो सीधी दिखनी बंद हो जाएगी, यानी लाइनें इतनी पास होगी कि इनके बीच में आपको कोई डिस्टेंस दिखेगी नहीं। तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि जो अनुक्रम होगा कि इस नंबर के बाद इस एक वैल्यू पे ही आएगी, तो ये जो संख्या होगी वो किसकी क्या कहलाएगी बच्चों लिमिट। और वैसे आपका जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में। तो बच्चों बस वही चीज़ है, यहाँ पे लिमिट n के ऊपर आएगी यानी n टेंड टू इन्फिनिटी। हमें सिर्फ इतना चेक करना होगा। इसके बच्चों जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी कि हम क्या करेंगे xn माइनस एल को लेस देन एप्सिलॉन लेकर चलेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम ये पता करेंगे कि ये कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके बाद ये बात लागू होने लग जाती है। यदि हम ऐसा फाइंड आउट कर पाते हैं, ऐसा कोई नेचुरल नंबर मैं ढूंढ पाता हूँ तब तो ऐसा पॉसिबल है, ये लिमिट है, अदरवाइज ये उसकी लिमिट नहीं होगी। अब बच्चों जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है मैंने आपको कहा था मोनोटोनिक और बाउंडनेस इन दो वर्डों पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करेगा। अब आप कैसे करेगा, क्यों करेगा, पहले उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और फिर जो आगे की हमारी सारी चर्चा रहेगी वो रहेगी लिमिट के एक तो थ्योरम करेंगे मुख्य रूप से हम, और उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो समझेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो आप इसको रिवाइज करके देखिए, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसको क्वेश्चन के जो करने की प्रोसेस जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि एक फिक्स बेटा प्रोसेस होगी स्टार्टिंग से। यदि वो प्रोसेस स्टार्टिंग से आपके समझ आ जाती है तो इसकी फिर मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। और स्टार्टिंग का यदि एक बार जो बुक की स्टार्टिंग है वो बढ़िया होगी तो फिर आपको ये पूरी बुक ईजी लगेगी, क्योंकि इसके बाद जो इसी का एक और पार्ट है हायर कैलकुलस उच्चतर कलन, उसके अंदर भी लिमिट का कॉन्सेप्ट होगा। तो लिमिट के कॉन्सेप्ट पे पकड़ होने पर सेम मिलती जुलती है,
ज़्यादा अलग नहीं है बच्चों ये। तो एक बार लिमिट की डेफिनेशन में नहीं हटा रहा हूँ, हाँ इससे कुछ रिलेटेड जो जानकारी वो आपके पास बच्चों होनी चाहिए। तो दो बात मैंने ये लिखा कि मोड ऑफ एक्शन माइनस एल इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। मोड हटाऊंगा तो आपको पता है दो साइन आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में एल ऐड कर दो, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। बच्चों देखो लिमिट पॉइंट और वो कंबाइंड से लग रहे हैं आपको, तो इसलिए मैं बार बार ये की रिपीट कर रहा हूँ कि आप इनमें कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लेना, बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के चलना है, ठीक है। क्योंकि लिमिट पॉइंट तो स्टार्टिंग से भी आपको प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, लेकिन जो लिमिट है वो एक ही होती है, दो नहीं होती। लिमिट पॉइंट दो हो सकते हैं, अनुक्रम दो दिशा में मुड़ सकता है, ठीक है, लेकिन जो लिमिट होगी बच्चों वो एक ही दिशा में मुड़ेगी, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव की ओर हो चाहे नेगेटिव की ओर हो। इसलिए जो मैंने ग्राफ बनाया था वो या तो वर्धमान या ह्रासमान, इन दो केस में ज़्यादातर यूज होगी, ठीक है। जो भी अनुक्रम आएंगे बाकी मैं आपको फिर सारी बातें क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट हुआ? तो ये इसकी क्या है, लिमिट की डेफिनेशन है। यानी एक्शन यदि वर्धमान है तो कहाँ जाएगा, ह्रासमान है तो कहाँ जाएगा। ये वर्धमान है तो ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा तो एल माइनस एप्सिलॉन के पास जाएगा, और ह्रासमान है तो वो घटता हुआ आएगा यानी एल प्लस एप्सिलॉन की ओर आएगा। अब अनुक्रम बच्चों आपको पता है। अब बच्चों लिमिट का कॉन्सेप्ट वर्धमान ह्रासमान ये क्या पता करता है। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यदि मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस मैंने लिखा x1 x2 x3 कुछ इस तरीके का, वो n टर्म तक आगे जा रहे हैं, आपको इसका जो रिलेशन है वो बता रहा हूँ। अब बच्चों आप ये समझिए कि यदि मान के चलो अनुक्रम जो है वो वर्धमान है, यानी मैं ये लिख रहा हूँ कि x1 से ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x3 कुछ ऐसा है, यानी अनुक्रम बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अब जो मैं वर्ड यूज करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो परिबद्ध है, परिबद्ध है जैसे कि मेरे पास कोई नंबर ऐसा कैपिटल M जरूर विद्यमान है जिससे ये कभी भी बड़ा नहीं जाएगा। तो यदि ये दो वर्ड आपके क्लियर हैं तो बच्चों आपकी लिमिट फिर ये हो जाएगी, जो उच्चक है वही आपकी लिमिट होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, इस बच्चों कॉन्सेप्ट का जो भी, यदि मान लो अनुक्रम बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, कोई कमरा है हमारे पास, यहाँ से कोई चीज़, ये इसकी जो छत है ये ऊपर लगातार ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन ये कहता हूँ इसके ऊपर नहीं जा सकती, तो ये हाईएस्ट यहीं तक रहेगी। यानी ये किसकी ओर जा रही है, लगातार बढ़ती हुई इस छत की ओर जा रही है। यानी मेरे पास एक फिक्स रियल नंबर हो गया या नहीं हो जाएगा फिर उस तरीके से, यानी लगातार बढ़ता हुआ जाए। यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि कोई सीक्वेंस है वो वर्धमान है और परिबद्ध है, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट है। यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि अनुक्रम ह्रासमान है और परिबद्ध है तो भी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यदि डायरेक्टली लिमिट निकालने में प्रॉब्लम आती है तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, जो लिमिट की एक और इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, मैंने आपको ये कहा कि xn इस नंबर के बाद के जो सारे टर्म वो एक जैसी वैल्यू देंगे। यानी यदि ये लिखा जाता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n टेंड टू इन्फिनिटी है, ठीक है, मैं आगे नीचे लिख रही हूँ, xn इक्वल टू यदि l है तो लिमिट xn प्लस 1 हो वो भी l होगा, लिमिट xn प्लस 2 वो भी क्या होगा, l होगा। ये बात भी आप याद रखोगे, ठीक है बच्चों। कई बार आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट ना आ जाए कि ये अलग अलग होंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा यदि n इससे ग्रेटर देन है तो ये बात फिर अवश्य लागू हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो आपको डायग्राम बना के बताया था, मैंने क्या कहा था कि n नोट के बाद जो हमारी सीक्वेंस है हमें एक जैसी वैल्यू देती है, तो वो चाहे n की हो या n प्लस 1 की हो या n प्लस 2 की हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर n टेंड टू इन्फिनिटी की वैल्यू l है तो n प्लस 1 भी एक तरीके से इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है।
n+2 भी इन्फिनिटी की ओर ही जाएगा और इनकी वैल्यू वो सेम रहेगी। तो बच्चों इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि भाई सीमा क्या होती है अनुक्रम की, उसका मोनोटोनिसिटी एंड बाउंडेडनेस से क्या रिलेशन होगा, इसके बाद ये रूल क्लियर हुई इतनी। अब आगे बढ़ते हैं इसकी और चर्चा। अब हम देखते हैं कि लिमिट से संबंधित एक पहले थ्योरम करते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे बच्चों कि एक थ्योरम बच्चों इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सिंपल से कि किसी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। हमें क्या दिया है कि थ्योरम में बच्चों एक आपकी बुक की ही है, स्टेटमेंट याद रखना आपको कि किसी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है अर्थात यूनिक होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों इसकी जो प्रोसेस है वो समझने की कोशिश कीजिए और जो आपको बता रहा हूँ उस बेसिकली महत्व को समझिए। माना xn कोई अनुक्रम है, मैंने सबसे पहले क्या मान लिया कि मेरे पास xn कोई अनुक्रम है, ठीक है, तथा L1 व L2 इसकी दो सीमाएं हैं। मैंने ये मान लिया भाई xn जो सीक्वेंस है उसकी दो सीमाएं मान ली मैंने, L1 और L2, ठीक है। तो यदि L1 इसकी सीमा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ xn माइनस L इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ऐसा लिख सकता हूँ xn माइनस L2 इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब बात आती है, कईयों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, सर एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिखा, एप्सिलॉन बताया था तो एप्सिलॉन ही लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे जो जवाब होगा वो ये रहेगा कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एप्सिलॉन जो है वो एक नेग्लेक्टेबल वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट 0। अब मैं उसको अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो 0 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 0 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 0 ही रहेगा, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें एप्सिलॉन बाई 2 हमारी हेल्प कर देगा। हाँ, यदि आप यहाँ पे एप्सिलॉन लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए उस चीज़ को कन्फ्यूजन मत है, ये मान के चलो एप्सिलॉन एकदम नेग्लेक्टेबल वैल्यू है, यानी अप्रोक्सीमेट 0 है। तो यदि जैसे फॉर एग्जांपल 0.00001 इसे मैं नेग्लेक्टेबल, इसको मैं यदि 2 से डिवाइड कर दूँ तो इस पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो ये और ही छोटी होगी, अप्रोक्सीमेट 0 ही रहेगी, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इफेक्ट हो जाएगा, रहेगा तो अप्रोक्सीमेट 0 ही। तो बस इस कंसेप्ट पे रहना आपको। अब मुझे ये प्रूव करना है कि यूनिक है, यूनिक होने का मतलब ये हो गया मुझे ये सिद्ध करना होगा कि L1 इक्वल टू L2 होगी। तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ भाई, मैंने ले लिया L1 माइनस L2 इक्वल, तो L1 माइनस L2 में मैंने क्या किया, xn तो ऐड कर दिया और xn ही क्या कर दिया, माइनस। अब इसको सही तरीके से यदि मैं लिखता हूँ तो आ जाएगा माइनस कॉमन xn माइनस L1 प्लस xn माइनस L2। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट है। अब बच्चों जो ट्राइंगल लॉ होता है, जो त्रिभुज नियम होता है असमीकाओं वाला, वो हम यूज करते हैं। तो उस केस की सहायता से इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ मैं, सॉरी बच्चों यहाँ पे लेस इक्वल आएगा, सॉरी L2 है, इतना ऐसा लिख कहा जा सकता है। अब मोड के अंदर नेगेटिव साइन है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, तो इसलिए यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ मैं xn माइनस L1 प्लस xn माइनस L2, ठीक है। अब आगे का क्या काम रहेगा कि ये से देखिए थोड़ा सा, ये एप्सिलॉन से लेस है, ये एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है, तो यहाँ यूज करूँगा तो ये दोनों एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है, और इनके जगह ये यूज कर रहा हूँ तो वो तो ऑलरेडी अपने आप ही छोटी हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, L1 माइनस L2 का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन यानी यहाँ से सिद्ध हो जाएगा L1 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू L2, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो सीमा है अनुक्रम की वो क्या है, यूनिक है।
अर्थात अद्वितीय है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बच्चों बता सकते हो। यहाँ से देखो इसको, कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर कीजिए। तो याद रखना ये थ्योरम बच्चों एग्जाम में पूछे जाने लायक है, इसलिए आपको करवाई गई है। याद रखना कोई भी सीक्वेंस हो, कैसा भी हो, तो उसकी सीमा क्या होती है? अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, अर्थात एक ही सीमा होगी, दो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अनुक्रम में क्या होता है बच्चों, जो लिमिट पॉइंट है उसमें क्या होता है कि हम कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं भाई, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक अनुक्रम की क्वालिटी मिलेगी आपको, खासियत मिलेगी कि वो तो या तो वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। अब आपको पता है बच्चों कि वर्धमान या तो बढ़ता हुआ जाता है और ह्रासमान घटता हुआ जाएगा। अब वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है तो कोई एक ही दिशा में जाएगा, और ह्रासमान घटता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं होगा भी कभी बढ़ता हुआ कभी घटता हुआ। तो यहाँ पे वर्धमान ह्रासमान का कॉन्सेप्ट जो है और जो प्री बाउंडनेस है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यदि वो दोनों बातें लागू होती ही कन्फर्मेशन है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो बच्चों ये इतनी बात समझ आई होगी, कोई डाउट है? एक और बच्चों कभी छोटी सी थ्योरम है जिससे हम कहते हैं बोल्जेनो-वाइस्ट्रैस थ्योरम। उसका शायद जिक्र मैंने आपके साथ पिछले वाले लेक्चर में किया होगा, उसको और मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। इसको कहते हैं HB थ्योरम, सॉरी बोल्जेनो-वाइस्ट्रैस है BW थ्योरम। ये कहता है कि प्रत्येक की होती है। सिंपल से बच्चों कॉन्सेप्ट समझना, और कोई ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम की सीमा होती है, यानी जो अनुक्रम परिबद्ध हो गया, वर्धमान ह्रासमान का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है, तो उसकी सीमा होगी। ये सिद्ध करना है बच्चों। वैसे तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये ऐसा होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली समझने वाली बात हो जाती है। भैया मैं एग्जाम्पल में के थ्रू मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भाई यदि कोई अनुक्रम लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है और मैं कह दूँ भी उस संख्या तक ही जाएगा, तो वो उसकी लिमिट ही हो जाएगी, क्योंकि पता है उससे पार तो जा नहीं सकता। ठीक है, तो चाहे इन्फिनिटी को लाओ वो उस लाइन तक ही जाएगा। ठीक है, अब बाकी इसको करते हैं। माना एक्शन परिबद्ध अनुक्रम, ये तो दिया हुआ है, माना नहीं सॉरी, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे दो केस है। नंबर 1 फर्स्ट केस फर्स्ट, जब एक्शन परिमित हो। परिमित होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको ये पता चल जाए कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो फिक्स है। ठीक है, परिमित होने का मतलब ये पता चल गया कि आपके पास जो एलिमेंट है वो फिक्स है। तो फॉर ऑल n बिलोंग n। ठीक है बच्चों, एक बात सुनो, यदि मैं आपके पास 10 संख्या लिख दूं, 10 या 15, 20, 100, और मैं ये बोल दूं, नॉर्मली सोचिए भी मैं आपके पास फिक्स संख्या लिख दूं, जैसे मान लो मैंने आपको 100 संख्या लिख दी, ठीक है, परिमित है, और मैं ये बोल दूं कि इनमें जो लगातार वो बढ़ रहा है मान लो, तो आपको क्लियर देखते ही पता नहीं चल जाएगा वो कहाँ तक हाईएस्ट वैल्यू है। सोच के देखिए एक बार, जैसे मान लो बच्चों मैं यहाँ पे गिनती लिख देता हूँ आपके आगे 1, 2, 3, 4 ऐसे, और मैं 100 तक लिख रहा हूँ, तो आपको एक चीज़ क्लियर पता चल गई या नहीं चल गई कि ये अनुक्रम बढ़ता हुआ कहाँ तक गया, 100 तक गया। क्योंकि परिमित होने का मतलब जैसे फाइनाइट टर्म हो जाती है तो फिर तो हम एक एक टर्म स्पेशली देख सकते हैं। भाई इनफाइनाइट है, जैसे मैं कहता हूँ ये बढ़ता हुआ जा रहा है, तब तो मैं फिर भी कह दूँगा अभी ये कहाँ जाएगा, समस्या है। लेकिन फिक्स टर्म ही फिक्स होगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके लिए ये आसानी से बोला जा सकता है कि xn माइनस एल इज ऑलवेज लेस देन एस फॉर n ग्रेटर देन n नॉट, ऐसा पक्का होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट हो है या नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है? भाई मैंने ये बात डायरेक्टली यहाँ पे क्यों लिखी कि यदि जब n परिमित हो, सॉरी जो एक्शन परिमित होगा, तो एक्शन परिमित होने का मतलब बच्चों एक्शन की वैल्यू का नहीं कह रहा हूँ मैं, अनुक्रम की संख्या की कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्शन एक पद को नहीं दर्शा रहा है, यहाँ पे पूरे सीक्वेंस को दर्शा रहा है, और वो परिमित कैसे होगा वो है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट मैं बच्चों बढ़ता हूँ,
एक्सन अपरिमित है। मान लीजिए भाई, अब मैंने ये मान लिया भी इसके अंदर पदों की संख्या मेरे पास फिक्स नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर कितने और पद होंगे, चिंता वाली बात होगी। लेकिन जब मैं परिबद्ध कह रहा हूँ तो बाउंडनेस के ऊपर आइए, बाउंडनेस का कंसेप्ट आपको ये बताएगा कि n टेंड टू इन्फिनिटी, जब एक्सन परिमित माने परिबद्ध माने तो एक्सन इज ऑलवेज लेस इक्वल क्या होगा, m होगा। यानी जो xn की वैल्यू है वो n टेंड टू इन्फिनिटी के संगत कुछ ऐसा बिहेव करेगी, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ अपरिमित है, यानी लगातार ये तो बढ़ रहा है या घट रहा है, आगे चल रहा है, लेकिन ये बंधा हुआ हो गया, तो इसका मतलब वो अनुक्रम कहीं ना कहीं जाके इसके साथ भिड़कर वहीं पे रहेगा। भाई जैसे मान लो कोई चीज़ है, जैसे कोई आदमी बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आगे दीवार, आगे तो हम दीवार के पास टक्कर खड़े हो गए, आगे तो बढ़े, लेकिन हम तो आगे जा रहे हैं, लेकिन आगे वो दीवार है। अब ये नहीं कि उस दीवार को तोड़ दें, वो सिस्टम नहीं होगा। मान लो मैं इस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और मेरा आगे दीवार आगे, मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ, मान लो मैं पीछे आ नहीं रहा हूँ, तो मैं यहाँ करूँगा, मैं यहीं टक्कर खड़ा हो गया या नहीं हो गया, ये मैं तो यहीं टक्कर खड़ा हो गया, आगे ना तो मैं बैक साइड तो मैं आ नहीं सकता क्योंकि वर्धमान है, और आगे जा नहीं सकता, तो वो सेम प्रोसेस, यानी मेरी जो लगभग कंडीशन है वो फिर लंबे समय तक उसी के पास रहेगी या नहीं रहेगी, n टेंड टू इन्फिनिटी या n ग्रेटर देन n नोट के लिए कह सकता हूँ। तो यहाँ से जो xn है वो किसके अंदर भागेगा, इन दो कंडीशन के अंदर रहेगा। यानी मैं एक चीज़ ये फिर बोल सकता हूँ कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn है वो किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा, अर्थात सीमा विद्यमान होगी। अब तो ये बच्चों कोई डाउट है? तो जो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था लिमिट के कॉन्सेप्ट पर, यानी लिमिट क्या होती है और लिमिट से संबंधित हमने दो थ्योरम क्लियर किए। आगे का जो बच्चों लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा लिमिट की प्रॉपर्टी के ऊपर, और आपका कन्वर्जेंसी जो मेन इस बुक का नाम है, और आगे जिस सारी बातें हैं वो जिस पर निर्भर होगी। हाँ, लेकिन बच्चों एक बात हमेशा आप याद रखना, जो अभी तक का जितना काम करवाया है यदि वो आपके याद है तो मान के चलो आगे के कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी थ्योरम में आपकी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको बेसिकली मीनिंग याद रखना है और थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका सीखना है। अब आपका मेन काम रहेगा उसको लिखने का तरीका सीखना और कुछ बातों का यूज कैसे करना। तो वो बच्चों जब हम उसके क्वेश्चन करेंगे, थ्योरम और करेंगे, एग्जाम्पल और करेंगे, तो वो एक एक बात आपके अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। तो इतना बच्चों तैयार कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।